Welcome to class 12th Business Studies by Muskan Makani. Okay, so today we are going to start a new unit, that is unit staffing. Okay, so in this lockdown period, these videos help you to get all the solutions of your problems and you will able to get all the videos. Okay, so let's start. Staffing as a managerial function. Students listen. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के. आपको बहुत अच्छे से पता है क्या मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं? 5. कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो थर्ड फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. इसके ऊपर पूरी यूनिट है, वो स्टार्ट कर रहे हैं. स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब नॉर्मल तो आपको पता ही है, पुटिंग पीपल टू जॉब. ठीक है, लोगों को जॉब पे बिठाना. स्टाफ नाम से क्लियर है. एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना, स्टाफ को अपॉइंट करना. तो नॉर्मल अगर मैं मीनिंग डिस्कस करूं तो आप यही कहोगे, पुटिंग पीपल टू जॉब्स, यही कहोगे ना. ठीक है, बट सिर्फ इतने मीनिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग, ध्यान से सुनना, पहले ये भी पता करते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है, फिर उनको ढूंढते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर बिठाते हैं पोस्ट पे. समझ रहे हो? तो स्टाफिंग सिर्फ यही नहीं है क्या. वैसे तो नॉर्मल बेसिकली मीनिंग हम यही लिखेंगे स्टार्टिंग में, पुटिंग पीपल टू जॉब, ये कहोगे आप लोग, जॉब पे बिठाना. और क्या कहोगे? फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर राइट पोस्ट, फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब. ठीक है, ये मतलब तो नॉर्मल है, सिर्फ इतनी ही स्टाफिंग नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस में केस स्टडीज हैं, तो आपको थोड़ी डिटेल डिस्कस करनी पड़ेगी. स्टाफिंग स्टार्ट हो जाती है बेटा किससे? एस्टिमेशन से. स्टार्टिंग से शुरू करें स्टाफिंग अगर, तो बेटा सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब आपको कितने एम्प्लॉइज चाहिए. यहाँ से स्टाफिंग शुरू हो जाती है. फिर आपने पता किया कितने एम्प्लॉइज चाहिए, फिर आप उनको ढूंढना शुरू करते हो, सर्च में जाते हो उनकी कहाँ से मिलेंगे. किसी कॉलेज में अच्छे एम्प्लॉइज हैं, मतलब कॉलेज के यूथ को एज एम्प्लॉय हम अपॉइंट करने वाले हैं, स्टूडेंट्स को, या फिर क्या किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, प्लेसमेंट एजेंसी में ढूंढने जाओगे उनको, या टीवी में ऐड दोगे, न्यूज़पेपर में, व्हाटएवर ढूंढोगे, फिर उनको सेलेक्ट करोगे, फिर पोस्ट पे बिठाओगे. तो स्टाफिंग में ये सब कुछ इंक्लूड किया जाता है, आपको ये बात माननी पड़ेगी. ठीक है, तो आप समझ रहे हो, पुटिंग पीपल टू द जॉब, फाइंडिंग राइट पर्सन टू द राइट प्लेस और राइट पोस्ट, या फिर ये दोनों तो लिख दिया, साथ में आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा, स्टाफिंग स्टार्ट हो जाती है एम्प्लॉइज को ढूंढने से. क्लियर? स्टार्टिंग कहां से होती है? सर्च करना है एम्प्लॉइज, पहले पता करना कितने एम्प्लॉइज चाहिए, फिर उनको सर्च करना. क्लियर? सो गाइस, मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप स्टार्टिंग में स्टाफिंग की डेफिनेशन जो अभी मैं बता रही हूँ आप वो लिखो. ठीक है, आपने ये तो बताया ही, इसके अलावा क्या लिखोगे आप कि सिंपल स्टाफिंग क्या है कि ऑब्टेन करना, एम्प्लॉइज को लेके आना, उनका यूटिलाइजेशन करना, उनसे काम लेना, उनको मेंटेन करके रखना कि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए. ठीक है, कहीं और ना जाए, क्योंकि बहुत कंपटीशन है. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा एम्प्लॉय है ना, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वाले उनकी नजर आपके एम्प्लॉय पे होगी. क्या कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अच्छा है, ये अच्छा वर्क कर रहा है, तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके कॉम्पिटेंट है, वो क्या करेंगे, आपके एम्प्लॉय को लालच देंगे कि हम आपको ज्यादा सैलरी का पैकेज दे रहे हैं, या हम आपको बड़ी पोस्ट दे रहे हैं, आप हमारे पास आ जाओ. समझ रहे हो? तो स्टाफिंग का सिर्फ ये मतलब सफिशिएंट नहीं होगा. मैं आपको प्रेफर करूंगी कि स्टार्टिंग में ये लाइन डाल के इंट्रोडक्शन के अंदर आप एग्जैक्ट मीनिंग जो स्टाफिंग का लिखेंगे वो ये होगा कि स्टाफिंग रेफर्स टू फर्स्ट ऑब्टेनिंग, लेके आना. ठीक है, सेकेंड यूटिलाइजिंग, थर्ड यूटिलाइजिंग उनसे यूज लेना. ठीक है, उनसे काम करवाना. ठीक है, नेक्स्ट मेंटेनिंग, मेंटेनिंग मतलब उनको बनाए रखना ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे बड़ा काम बनाए रखना, वो ऑर्गेनाइजेशन में रहे आपकी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्ट ना हो जाए किसी और का लालच लेके. समझ रहे हो? ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग, क्या करना, सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स. सेटिस्फाइड तो बेटा
जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, आपसे खुश है, सेटिस्फैक्ट्री जो हो सकती है आगे आने वाले टाइम में सेटिस्फाइड, वर्कफोर्स मतलब जो आपके अवेलेबल एम्प्लॉइज हैं उनकी बात हो रही है। तो ये डेफिनेशन बनेगी बेटा आपकी, इट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग satisfactory and satisfied workforce in the organization। ये डेफिनेशन बनाएंगे आप। और फर्स्ट पॉइंट इस ये डेफिनेशन का बनेगा, इसके साथ आपने एक लाइन और ऐड करनी है स्टाफिंग की, दैट इज इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। सुनो सभी, क्या है फिलिंग, क्या लिख रही हूं इस साइड, सुनना सभी। फिलिंग का मतलब भरना, मतलब अभी आप भर रहे हो, प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। एंड कीपिंग फिल्ड, कीपिंग फील्ड मतलब भर के रखना, मतलब मेंटेनिंग, यहाँ पे जो मेंटेनिंग था ना एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना, तो उसको बोलोगे कीपिंग फील्ड। द पोस्ट, पोस्ट को फिल करना या भर के रखना, किसके साथ, सही कॉम्पिटेंट और कैपेबल पीपल के साथ, ये भी स्टाफिंग है। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं स्टाफिंग की, मैंने सारी बातें कर दी बेटा स्टाफिंग की जितनी पॉसिबल थी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि पुटिंग पीपल टू जॉब, फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, और ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर सारी बातें आ रही है। क्या, इट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मतलब ये आपने इस डेफिनेशन के बाद लिखना है, क्या, एक पॉइंट बना के फर्दर, इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट with competent and capable employees or personnel in the organization। Clear all of you? तो ये हो गया स्टाफिंग का मतलब, पोस्ट को, पोस्ट खाली पड़ी है उसके अंदर स्टाफ को भरना, स्टाफ मतलब एम्प्लॉइज, ठीक है। और सिर्फ भरना ही नहीं है, उनसे काम निकलवाना, और काम निकलवा के क्या करना, उनको मेंटेन करके रखना, छोड़ के ना जाए, क्योंकि आपने काम निकलवाया है, आपने उसको काम सिखाया है, तो अगर आपने काम सिखाया है तो कोई और ना ले जाए। समझ गए सभी? ये मतलब अगर आप प्रॉपर जैसे मैंने अभी बताया इस तरह से लिख के आते हैं एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये जो फर्स्ट सेंटर में है इसको इंट्रोडक्शन में डालना, ये और ये दोनों डेफिनेशन। क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? सो स्टूडेंट्स ओवरऑल कंक्लूजन दूं तो कंक्लूजन ये बना हमारा, अगर आपको स्टाफिंग का मीनिंग लिखना हो तो वही कि स्टाफिंग जो है एक सिंगल, हर एक सिंगल एम्प्लॉय की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करती है। कैसे रिकॉग्नाइज करती है, अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल एम्प्लॉय भी अपॉइंट करना है ना, एक, सिर्फ एक, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए कि उसको कितना सोच समझ के ध्यान से अपॉइंट करना है। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि स्टाफिंग जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो क्या करता है, इट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? पहली बात आपने ये डालनी है। जब ये आपने मीनिंग डाल दिया, कंक्लूड कर दिया इसको, अब मैं स्टाफिंग के दो पॉइंट ऑफ व्यू आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो मैंने अभी डेफिनेशन में करवाया। जो डेफिनेशन है उसको दो पार्ट्स में बांट रही हूँ, उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए क्योंकि पेपर में पूछ सकता है वो आपसे। सुनो, जो डेफिनेशन है स्टाफिंग की उसको एक तो बेटा एज अ टर्म, नॉर्मल टर्म आप डिस्कस करेंगे, और एक एज अ फंक्शन, ठीक है। सुनो सभी, जब एज अ टर्म डिस्कस करोगे तो वही डेफिनेशन है बेटा, क्या, स्टाफिंग रेफर्स टू ऑब्टेनिंग, वही सेम टू सेम, यूटिलाइजिंग, बस आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी बात कहाँ पे आएगी, मेंटेनिंग, सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स ये टर्म में लिखना है। जब एज अ फंक्शन ऑफ स्टाफिंग को एक्सप्लेन करेंगे तो मैंने आपको स्टाफिंग एज अ फंक्शन रेफर्स टू अभी जो बात करवाई उसके अंदर आपने ये बात लिखनी है कि पीपल को, यहाँ पे तो सिर्फ जॉब में, जो पीपल को जॉब पे भरने वाली बात होगी ना, वहां पे आपको बताना पड़ेगा फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड, फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद कॉम्पिटेंट पर्सनल। और इन दोनों का कंक्लूजन ये है कि स्टाफिंग एक एक सिंगल एम्प्लॉय की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करती है। बेटा इस वीडियो में मैं एक्स्ट्रा बातें नहीं कर रही हूँ, जो मेन बातें हैं वही बता रही हूँ, तो इस वीडियो की एक एक लाइन को आपको अच्छे से समझना है। समझ गए सभी? इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर डिस्कस करें हम लोग स्टाफिंग एज अ जेनरिक फंक्शन, क्वेश्चन आ जाता है, सुनना सभी, जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सुनो,
जेनरिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, सुनना सभी। जेनरिक फंक्शन से ये मतलब है कि स्टाफिंग शुरू हो जाती है, स्टाफिंग को जेनरिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, स्टाफिंग शुरू हो जाती है बेटा ऑर्गेनाइजिंग से ही, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में अगर आपको मैं क्लियर कर दूं तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर डिसाइड करना समझते हो सभी, पोस्ट डिसाइड करना, ठीक है। अलग अलग तरह की पोस्ट बना दी जाती है कि जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, लेट इट बी, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पोस्ट बन गई। तो स्टाफिंग जो है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग से लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पहले से डिसाइड नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टाफ आपको चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग से लिंक्ड है, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर जो पोस्ट डिसाइड की गई है उसी के अंदर एम्प्लॉय को भरा जाता है, भरा जाता है ना एम्प्लॉय को, और हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है। सुनना सभी, जो बात बोल रहे हो वो जेनरिक फंक्शन में लिखनी है आपने। हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है, हर एक सिंगल एम्प्लॉय को, कि वो वर्क करे विद हार्मनी, हार्मनी पीसफुली, शांतिपूर्वक, बिना किसी डिस्प्यूट्स के, लड़ाई झगड़ों के वो बात करे, क्या करे, वर्किंग करे। वो ऑर्गेनाइजिंग से लिंक्ड है स्टाफिंग फंक्शन, पहली बात ये लिखनी है आपने। और हर एक एम्प्लॉय को, पोस्ट को, जो पोस्ट के अंदर एम्प्लॉय बिठाते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो हार्मनी से काम करें, इसलिए इसको हम लोग जेनरिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये 1 मार्क क्वेश्चन रेडी हो गया आपका। जेनरिक फंक्शन अगर आ गया तो आप लिख सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ। सो हम कंक्लूड क्या करेंगे कि स्टाफिंग किससे डील करती है, ह्यूमन एलिमेंट से। किससे डील करेगी, ह्यूमन एलिमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी, अगर उसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट अच्छा नहीं है, मतलब एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, कि वो अपने गोल अचीव कर पा रही है नहीं कर पा रही, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन एलिमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर। अगर आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड है और वो अच्छे से काम कर रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होने चाहिए। क्लियर। तो स्टाफिंग किससे डील करती है, एमसीक्यू बनता है, स्टाफिंग डील्स विद ह्यूमन एलिमेंट। क्लियर ऑल ऑफ यू। बड़ा ही सिंपल था ये तो। अब मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, अगर पेपर में स्टाफिंग को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करके लिखना हो तो कैसे लिखोगे। तो इसके लिए हमें डिस्कस करना होगा कि स्टाफिंग हम पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करेंगे और नई ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करेंगे। ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी सुनना ध्यान से, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है, मतलब पहले से आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती आ रही है, आप स्टाफिंग कर रहे हो, एक बिल्कुल न्यू है, जस्ट अभी अभी एंट्री लिया आपने, ठीक है। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिस्कस करना है स्टाफिंग को, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी चलती आ रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर ऑल ऑफ यू। न्यू ऑर्गेनाइजेशन के केस में बेटा स्टाफिंग स्टार्ट होती है कहां से, प्लानिंग से। सभी सुनना, सबसे पहले हम करते होते हैं प्लानिंग, ठीक है। कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन हो, टारगेट सेट करते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। नई ऑर्गेनाइजेशन के केस में जब ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगी, स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाएगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन में हमें एम्प्लॉयज पता चल पाएंगे कि कितने हमें अपॉइंट करने हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब कितने एम्प्लॉयज चाहिए। स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी पोस्ट है, उतनी पोस्ट के हिसाब से उतने एम्प्लॉयज आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो जब आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट पता चलेगी तभी आप स्टाफिंग शुरू करोगे। अगर आपको एम्प्लॉयज पता ही नहीं कितने चाहिए, आप चुपचाप 50 एम्प्लॉय रख के बैठ गए हो, आपको ये भी नहीं पता कौन से एम्प्लॉयज चाहिए, परचेज मैनेजर चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर, जो आ रहा है आने दो उनको रख रहे हो, क्या सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं ना। तो नई ऑर्गेनाइजेशन के केस में पहले आपको प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करके पोस्ट डिसाइड करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पोजीशन सेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि इतने एम्प्लॉयज हमें चाहिए और इस टाइप के चाहिए। फिर उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, स्टाफिंग। न्यू ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज कैसे अपॉइंट करोगे, पता चल गया। पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के केस में स्टाफिंग को हम बोलते हैं कंटिन्यूस एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, स्टाफिंग इज कंसिडर एज कंटिन्यूस एक्टिविटी। कंटिन्यूस क्यों बोला जाता है बेटा, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार,
स्टाफिंग हमें कंटिन्यूस बेसिस पे करनी पड़ती है, लगातार करनी पड़ती है। कैसे? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली ऐसा होता रहता है कि नए एम्प्लॉयज एंटर होंगे। कैसे एंटर होंगे? कुछ पुराने एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जा रहे हैं, कुछ रिटायर हो गए, कुछ हम निकाल रहे हैं, तो ये चलती रहती है स्टाफिंग पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के केस में कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज आते जाते रहते हैं, हम निकालते रहते हैं, खुद जाते रहते हैं वो, तो हमें नए एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं। तो पुरानी के केस में तो स्टाफिंग चलती रहती है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही होती है। क्लियर? आ रहा है समझ सबको? तो फीचर्स क्या क्या बनेंगे ये डिस्कस करते हैं। पहला फीचर तो साफ साफ यही बनता है स्टाफिंग का कि स्टाफिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग होती है उस तरह से स्टाफिंग भी करनी होती है। क्लियर? तो जब आपको स्टाफिंग एक्सप्लेन करने को आ जाए बाई चांस कभी, तो फीचर जरूर लिखेंगे स्टाफिंग के, अच्छा लगता है, पॉइंट्स बना के लिखेंगे। फर्स्ट फीचर तो ये बनेगा कि मैनेजमेंट का फंक्शन है। ठीक है, मैनेजमेंट का फंक्शन कैसे है? क्योंकि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद किसकी बारी आती है? स्टाफिंग की बारी आती है। फर्स्ट फीचर आप लोग ये बना लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड फीचर, स्टाफिंग हेल्प्स इन गेटिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। सेकंड ये बनेगा, क्या करती है ये? हमें हेल्प करती है, हेल्प्स इन गेटिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। बहुत सारे फीचर्स बनाएंगे आप, ये पॉइंट्स लर्न कर लीजिए, इसके अंदर सारी डेफिनेशंस भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। राइट पर्सन एट राइट जॉब। क्लियर? फिर इसके बाद सेकंड फीचर के बाद आप थर्ड फीचर बना लेंगे। थर्ड फीचर, स्टाफिंग हेल्प्स इन गेटिंग राइट टाइप ऑफ पर्सन, सही तरह का पर्सन। राइट, एक तो राइट पर्सन हो गया, ठीक है, एक राइट टाइप, जिस तरह का पर्सन चाहिए वो भी हमें स्टाफिंग की हेल्प से हमें मिल जाता है फॉर राइट पोस्ट। ठीक है, सही जॉब के लिए टाइप ऑफ पर्सन भी जो हमें चाहिए होता है वो किससे मिल जाता है? स्टाफिंग। फोर्थ फीचर आप बना सकते हैं कि स्टाफिंग परवेसिव है। क्या है? परवेसिव। परवेसिव का यहाँ पे ये मतलब होगा कि हर लेवल पे करनी पड़ती है। स्टाफिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। ठीक है, सारे लेवल्स पे स्टाफिंग हमें करनी पड़ती है, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडल, चाहे लोअर, कोई भी हो, हर लेवल पे हमें स्टाफिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। नेक्स्ट फीचर कौन सा फीचर होगा? 1 2 3 4 फिफ्थ। फिफ्थ को आप बनाओगे कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है स्टाफिंग। किसके केस में कंटिन्यूस है बता चुकी हूँ, जब आपकी कोई एग्जिस्टिंग पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ना, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में स्टाफिंग को आप कंटिन्यूस बोल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आपने बोला था कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी एम्प्लॉइज छोड़ के जाते रहते हैं, यूजुअली हमेशा रिटायर हो जाता है, कोई अपने आप छोड़ के चला जाता है, तो हमें स्टाफिंग करनी पड़ती है, तो कंटिन्यूस हो गया। अगर बाई चांस कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाए ही ना, ठीक है, तो फिर उस केस में कंटिन्यूस कैसे होगी? तो बेटा उस केस में ये मान के चलो कि आपको ट्रेनिंग तो पूरा साल एम्प्लॉयज को देनी ही पड़ेगी ना, है ना, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट सब कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा, वो भी स्टाफिंग के अंदर ही आता है, तो हम कंटिन्यूस बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हो स्टाफिंग किससे डील करती है? ह्यूमन एलिमेंट से, तो इसको बोलोगे ह्यूमन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ठीक है, ह्यूमन ओरिएंटेशन क्यों बोलेंगे हम स्टाफिंग को? क्योंकि ये ह्यूमन, मैंने अभी आपको बताया था, डील्स विद ह्यूमन, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग्स को प्रमोट करती है कि वो अपना फुल, जितना उनका पोटेंशियल है उतने तक का काम करे। ठीक है, क्या करती है? ह्यूमन बीइंग्स को प्रमोट करती है टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। तो ये बेटा आप फीचर स्टाफिंग के अंदर लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया फंक्शन है स्टाफिंग मैनेजमेंट का, राइट पर्सन राइट जॉब पे मिल जाता है, राइट टाइप ऑफ पर्सन मिल जाता है, परवेसिव है, सारे लेवल्स पे चाहिए होते हैं, कंटिन्यूस है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में, ह्यूमन ओरिएंटेशन, ह्यूमन बीइंग्स से डील करती है और कोशिश करती है कि ह्यूमन बीइंग्स बेस्ट क्या करे, अपने अपना बेस्ट, अपना फुल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलें अगर, तो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे एक कोट लिखी है, ध्यान से सुनना। The right people can help to take a business to the top. The wrong people can break the business. तो इसका मतलब क्या है कि सही बंदा अगर अपॉइंट कर लिया पोस्ट के लिए तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप तक लेके जा सकता है, लेकिन अगर गलत अपॉइंट कर लिया तो वो क्या कर सकता है? आपके बिजनेस को ब्रेक कर सकता है, हमेशा के लिए तोड़ सकता है, खत्म कर सकता है। समझ रहे हो?
तो ये क्या हो गया, इससे हम इस लाइन से ये शो करना चाह रहे हैं कि स्टाफिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि मैं आपको अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग कराऊंगी। क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग की, पहले ये सुनो सभी ध्यान से। सिंपली अगर मैं एक बात बताऊं तुम्हें कि अगर सपोज टू बी एक गलत एम्प्लॉय अपॉइंट कर लिया, ठीक है, गलत एम्प्लॉय अपॉइंट किया और वो ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, ठीक है, उसने क्या किया, टाइम भी वेस्ट किया, अच्छे से काम नहीं कर रहा, मनी भी वेस्ट की, एफर्ट्स भी वेस्ट किए, सब कुछ वेस्ट किया। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब होगी, प्रोडक्शन भी कम होगी, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबली चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टाफिंग कितनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक गलत पर्सन अपॉइंट किया तो प्रोडक्टिविटी हिल जाती है। ठीक है, तो स्टाफिंग हमें बड़ी सोच समझ के करनी है। सेकेंडली, स्टाफिंग की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो कोई ऐसी स्टाफिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे अगर पहले के टाइम पे बिजनेस की बात करें ना, चलो भाई कोई भी आया रख लिया, कोई भी आया रख लिया, जिसके साथ अच्छे रिलेशन है रख लिया, रिलेटिव्स को रख लिया, ऐसा चलता था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, एक्सपर्ट्स चाहिए हमें। रीजन क्या है? इंपॉर्टेंस है जो स्टाफिंग की, आज के टाइम पे स्टाफिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके रीजन पूछ लिए जाएं तो आप क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंस तो है ही, इंपॉर्टेंस मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगी, उसके पॉइंट्स हैं कि स्टाफिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन बताओ। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपॉर्टेंस के रीजंस। क्या? कि सबसे पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। और फिर और क्या बातें हैं जिसकी वजह से हमें स्टाफिंग बड़ी सोच समझ के करनी पड़ रही है ना? एक है बेटा इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा इंक्रीज होता जा रहा है। अब सुनना सभी, मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगी तीनों पॉइंट को। इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा रीजन है ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब मेरी बात सुनना, स्टाफिंग करना क्यों जरूरी है, बड़ी सोच समझ के। सबसे पहली बात है रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। बेटा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर हमने अच्छे से एम्प्लॉयज नहीं रखे सोच समझ के जो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल पाएगी, क्योंकि हमने लेटेस्ट टेक्निक तो अडॉप्ट करनी है ना, समझ लो। और इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जा रहा है। अब इस बार ऐसे नहीं होता कि 2-3 एम्प्लॉयज रखे काम चल जाता है, नहीं, बहुत सारे रखने पड़ते हैं, हजारों में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, बहुत सारे एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं। तो एम्प्लॉयज हम ऐसे ही नहीं रख सकते, उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, इसलिए स्टाफिंग बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। साइज बड़ा हो गया तो एम्प्लॉयज ज्यादा रखने होते हैं। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कभी कभी तो बड़ा ही पोलाइट होता है, कभी बिल्कुल रूड है, रूड हो जाता है, और मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। तो इसलिए स्टाफिंग बड़े सोच समझ के करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये रीजंस हैं स्टाफिंग करने के। पहला रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इस वजह से हमें स्टाफिंग बड़े ही सोच समझ के करनी पड़ती है। क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद हम करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। देखो स्टाफिंग हमें हेल्प करती है जॉब पोजीशंस को फिल करने में। जो भी जॉब पोजीशन है, कोई भी सपोज टू बी जॉब पोजीशन है, उसको आपको क्या करना होता है? फिल करना होता है ना? करना होता है, नहीं करना होता? तो स्टाफिंग हमें जॉब पोजीशन को प्रॉपरली फिल करने में हेल्प करती है। प्रॉपरली मतलब कॉम्पिटेंट पर्सनल से, पर्सनल एम्प्लॉइज कॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटिशन फेस कर सके, उनसे फिल करने में, जो उस पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल हैं, कॉम्पिटिशन फेस कर सकते हैं किसी और के साथ, तो उनको फिल करने में हेल्प करती है। अब तुम कुछ सोचो, उस जॉब पोजीशन को मेंटेन करने का कोई फायदा नहीं है जब तक उस जॉब पोजीशन पे सही बंदा नहीं बिठाएंगे। सही पर्सन तो बिठाना पड़ेगा ना, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय तो बिठाना पड़ेगा। स्टाफिंग हमें ये चीज करने में हेल्प करती है। जैसे कि एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि आपके स्कूल में, ठीक है, जो आपका स्कूल प्रिंसिपल है वो क्या करता है? स्टाफिंग की हेल्प से पहले ये पता लगाता है कि किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है और
अगर उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है तो उस शॉर्टेज एम्प्लॉयज को, मतलब टीचर्स को, जैसे ऐसे डिपार्टमेंट्स बना था, मैथ्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है, मतलब टीचर्स की शॉर्टेज है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, किसकी हेल्प से? स्टाफिंग की हेल्प से। क्लियर? तो कॉम्पिटेंट पर्सनल जो साइंस के लिए कैपेबल है उसको साइंस में रखता है, जो मैथ्स के लिए मैथ्स में रखता है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। क्लियर ऑल ऑफ यू? फिर इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड इज हायर परफॉर्मेंस। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंस सुनना सभी। हायर परफॉर्मेंस में आपने ये लिखना है कि स्टाफिंग हमें क्या करती है? सही पर्सन को सही पोस्ट में बिठाने में हेल्प करती है। भाई सही पर्सन को सही पोस्ट में बिठाना, तो हायर परफॉर्मेंस कैसे होगी? इंपॉर्टेंस कैसे स्टाफिंग की? देखो, अगर आप सुनना सभी, राइट पर्सन को राइट पोस्ट पे बिठाओगे, मतलब जो पर्सन जो पोस्ट डिजर्व करता है, ठीक है, राइट पर्सन को कहां बिठाया? राइट पोस्ट पे, जिसकी उसको नॉलेज है, तो बेटा वो परफॉर्मेंस अच्छे से करेगा या नहीं करेगा? हायर परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी? जैसे कि आपके कॉमर्स डिपार्टमेंट में अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए प्रिंसिपल क्या करेगा? कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर बिजनेस स्टडीज का टीचर, जो बिजनेस स्टडी में एफिशिएंट होगा, ठीक है, जिसको बिजनेस स्टडीज की नॉलेज होगी, वो पर्सन क्या होगा? राइट पर्सन होगा। उस राइट पर्सन को यहाँ पे राइट पोस्ट पे अगर बिठा दिया जाए, मतलब बिजनेस स्टडीज टीच करने के लिए स्कूल में अपॉइंट कर लिया जाए, कौन से टीचर को? जिसको बिजनेस स्टडीज की बेस्ट नॉलेज है, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे? बेटर परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसको क्या बोलते हैं? हायर परफॉर्मेंस। क्या बोलेंगे बेटा? हायर परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंस देखो बेटा, थर्ड इंपॉर्टेंस कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। थर्ड इंपॉर्टेंस, इसको हटा रही हूं मैं फोर से, टू इंपॉर्टेंस कर ली हमने, बिल्कुल इजी है। कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, सुनना सभी, जिसका साफ साफ मतलब ये है, देखो ध्यान से, कंटिन्यूस सर्वाइवल मतलब बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलना चाहता है, सर्वाइव करना चाहता है, और क्या करना चाहता है? ग्रोथ करना चाहता है ना? तो स्टाफिंग क्या करती है? सपोज टू बी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टीचर काम कर रहा है, सपोज टू बी स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, और वो टीचर जो है अनमैरिड है, उसकी मैरिज होने वाली है, होने वाली है नहीं होने वाली? समझ में आ रहा है? उसकी मैरिज होने वाली है, तो प्रिंसिपल जो है इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा कि यार इस टीचर की मैरिज होने वाली है, तो कहीं ना कहीं पे ये टीचर जो है जॉब छोड़ के जाएगा, और इसकी जगह पे मुझे साथ ही साथ कोई एम्प्लॉय तैयार रखना है, अपॉइंट करना है, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय अपॉइंट करना है, एफिशिएंट एम्प्लॉय अपॉइंट करना है, जो पहले वाले टीचर से भी अच्छा परफॉर्म करे। समझ रहे हो? तो पहले ही उसके दिमाग में रहेगा, छोड़ के जाए, साथ के साथ कोई और अपॉइंट करने के लिए हमारे पास रेडी हो, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अपना टाइम वेस्ट करके ना जाए स्कूल में, राइट? तो इसके लिए वो क्या करेगा? कंटिन्यूस प्लानिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि वो टीचर जॉब छोड़ के जाने वाली है, तो उसके लिए पहले प्लानिंग करके रखेगा। उसको हम बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग फॉर एम्प्लॉयज और मैनेजर्स, उनको अपॉइंट करने की, जो भी पोस्ट वैकेंट होने जा रही है, खाली होने जा रही है, उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करके रखेगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला गया एकदम से, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सर्वाइव करेगी, चलेगी कैसे? क्या उसकी ग्रोथ होगी? रुक जाएगी एक बार के लिए, क्योंकि उस एम्प्लॉय का कोई काम करने के लिए होगा ही नहीं। तो अगर सक्सेशन प्लानिंग की होगी मैनेजर्स की, तो उससे कंटिन्यूस सर्वाइवल भी होगा और ग्रोथ भी होगी ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर ऑल ऑफ यू? आ रहा है समझ? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंस हम उसको बोलेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे स्टाफिंग के अंदर कौन से रिसोर्सेज है? ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर ऑल ऑफ यू? स्टाफिंग क्या करती है? ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में स्टाफिंग? क्योंकि हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम स्टाफिंग करते हैं वो हमें हेल्प करती है कि सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी के एम्प्लॉयज हमारे पास हों। क्वांटिटी क्वालिटी सही एकदम, ठीक है, सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी के एम्प्लॉयज हमारे पास हों। स्टाफिंग ये चीज करने में हमें हेल्प करती है। तो अगर सही क्वांटिटी और क्वालिटी में एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे,
तो इससे बेटा आप अवॉइड कर पाओगे कौन सी सिचुएशन, ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग। क्या बोलेंगे इसको, ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग। सुनना सभी, ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग दोनों अवॉइड किए जा सकते हैं। ओवर स्टाफिंग का मतलब होता है जितने एम्प्लॉइज चाहिए उससे ज्यादा रख लेना। ये बात बेटा इसके अंदर है फोर्थ पॉइंट में, ठीक है। जितने एम्प्लॉइज हैं उससे ज्यादा रख लेना, वो भी वेस्टेज है यार, क्यों रखना, फ्री की सैलरी थोड़ी देनी है उनको। और अंडर स्टाफिंग मतलब जितने हैं उनसे कम रख लेना, उनकी शॉर्टेज होना एम्प्लॉइज की, तो शॉर्टेज होगी तो काम रुक जाएगा। तो अगर स्टाफिंग आपने अच्छे से की है तो स्टाफिंग हमें हेल्प करती है बेटा क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में रिसोर्सेज की, मतलब ह्यूमन बीइंग का पूरा हक लेने में। ना तो ज्यादा रखने की जरूरत पड़ती है अगर अच्छे से स्टाफिंग की है, तो ना तो आप ज्यादा रखते हो ना कम, क्योंकि उसके अंदर आप एस्टिमेशन कर लेते हो आपको कितने एम्प्लॉइज चाहिए, आप उतने ही रखते हो। तो स्टाफिंग में अगर आप ये करते हो तो आप उतने एम्प्लॉइज रखते हो, तो ओवर स्टाफिंग अंडर स्टाफिंग की कभी सिचुएशन आती ही नहीं है, शॉर्टेज कभी आती नहीं है, ना एक्सेस में आते हैं एम्प्लॉइज। क्लियर, इजी था ये तो बहुत। फिफ्थ पॉइंट है बेटा, इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट सुनिए, इसको अच्छे से समझना सभी। फिफ्थ पॉइंट को है बड़ा इजी, बट आपको क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इंप्रूव करता है एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो कब सेटिस्फाई होंगे। सुनना, देखना, देखो अगर मैं कहीं पे काम कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, हार्ड वर्क कर रही हूँ, स्मार्ट वर्क कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किस चीज की, सिंपल, कि जब रिवॉर्ड देने की बारी आई तो मुझे कुछ एप्रिसिएशन मिला ही नहीं, है ना। तो अगर मुझे कोई एप्रिसिएशन मिल ही नहीं रहा तो क्या मैं अगली बार हार्ड वर्क करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या स्मार्ट वर्क करूंगी, नहीं, कुछ भी नहीं करूंगी। क्यों करूं जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल ही नहीं रहा। तो स्टाफिंग अगर हम करते हैं प्रॉपरली तो स्टाफिंग से हमें हेल्प मिलती है कि हम स्टाफिंग के अंदर एम्प्लॉइज की असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट मतलब चेक करते हैं किसने अच्छा किया किसने बुरा किया ये, और वो असेसमेंट जो होती है वो होती है अनबायस्ड। अनबायस्ड असेसमेंट करते हैं हम लोग इसकी, एम्प्लॉइज की, ठीक है। अनबायस्ड असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज किसकी, उनके कंट्रीब्यूशन के बेस पे, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया उसके बेसिस पे अनबायस्ड असेसमेंट करते हैं, बिना किसी पार्शियलिटी के पता करते हैं किस एम्प्लॉय ने अच्छा किया किसने बुरा किया, और उससे फिर उसके बेसिस पे उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रेज करते हैं, तो एम्प्लॉय खुश हो जाएगा और अगली बार और हार्ड वर्क करने की कोशिश करेगा कि मुझे अब और अच्छा कुछ करना है ताकि मैं और अप्रिशिएशन ले सकूं, है ना। लेकिन पुराने एम्प्लॉइज, जो कोई और एम्प्लॉइज है जिनको अप्रिशिएशन नहीं मिला, वो भी मोटिवेट होंगे कि यार हमें भी ये रिवॉर्ड लेना है, वो भी मेहनत करेंगे फिर। समझ रहे हो। तो क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल कैसे इंक्रीज होता है एम्प्लॉइज का, कि अगर हम अनबायस्ड असेसमेंट करें एम्प्लॉइज की, उनके कंट्रीब्यूशन के बदले में, असेसमेंट मतलब चेक करना उनकी परफॉर्मेंस को, और उसके बेसिस पर उनको रिवॉर्ड्स देना, अवार्ड देना, तो उससे एम्प्लॉय क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय ही अच्छे से काम करता है। बट एग्जाम्पल इसका अगर मैं दूं, आपके स्कूल में हर साल टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता होगा, तो इससे टीचर मोटिवेट होते होंगे कैसे, कि एक टीचर को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया कि उसने बहुत अच्छा काम किया था, हार्ड वर्क किया था, उसको अप्रिशिएट किया, तो बाकी टीचर्स भी मोटिवेट होंगे कि हमें भी करना है। और वो जो टीचर जिसने हार्ड वर्क किया वो सेटिस्फाइड रहेगा, यार मैंने किया था, मुझे कुछ अवार्ड मिला, अप्रिशिएशन मिला, खुश हो जाएगा, अगली बार और अच्छा करेगा। तो स्टाफिंग हमें ये चीज हेल्प करती है करने में, क्योंकि स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं, अनबायस्ड असेसमेंट करते हैं एम्प्लॉइज की, जो कि हमें एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई करने में हेल्प कराती है। तो अगर मैं बात करूं, ये तो होगी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का कंक्लूजन लिखना। कंक्लूजन ये बनेगा कि स्टाफिंग इंडिस्पेंसेबल फंक्शन है। क्या है, इंडिस्पेंसेबल फंक्शन, ठीक है। ये कंक्लूजन है कि स्टाफिंग क्या है, बहुत ही इंडिस्पेंसेबल फंक्शन है, और बिना इसके, विदाउट दिस, अगर स्टाफिंग नहीं होगी, देयर विल बी लेस वर्क, कम काम होएगा, एंड मोर प्ले, गेम्स ज्यादा खेली जाएंगी। मोर प्ले समझते हो, एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले करना, मतलब लेस वर्क मोर प्ले, मतलब दूसरे को नीचा गिराना, मैनेजमेंट के आगे जाके टीचर की चुगली करके आना, टीचर का एग्जांपल दे रही हूँ ना मैं तुम्हें, ये गेम ज्यादा खेली जाएंगी, काम कम करेंगे लोग, तो ये दिक्कत आएगी। समझ गए सभी। तो ये हो गई बेटा हमारी इंपॉर्टेंस,
और इसके अंदर मैंने आपको स्टाफिंग की इंट्रोडक्शन दी है, कंक्लूजन्स दिए हैं। आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं वो एग्जाम्पल्स जरूर लिखने हैं। इनफ है आज के लिए इतना। अगली वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।